जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल हमने कहाँ तक बात कर ली थी? 346 तक, यानी 120, 210, 343, 344, 345, 346, 47 हो गया था या करना था? अच्छा, करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने कल किया था कि पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम जो संविधान में लिखा है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसे सरल शब्दों में समझेंगे। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि संविधान में क्या लिखा गया 347 के अंतर्गत। तो 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए, तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य की सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे और शासकीय मान्यता दी जाए। बात समझ में आ गई? चलो अभी समझाते हैं। देखो, पहले मुझे ये बताओ, एक राज्य की राजभाषा होगी, वो किस अनुच्छेद में होगी? अच्छा, अगर 120 में राज्य की राजभाषा है, 345 में हमने क्या पढ़ा था कि राज्य अपने लिए एक राजभाषा चुन सकता है, ये बात कही थी। अब मान लीजिए राज्य ने, हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, किसकी बात कर लेते हैं? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश ने अपनी राजभाषा क्या चुन ली? राजभाषा उसने सबसे पहले चुनी हिंदी। अब उत्तर प्रदेश में उर्दू बोलने वालों की संख्या भी ज्यादा है, हाँ या ना? अब उर्दू जो बोल रहे थे उन लोगों ने मांग की, क्या मांग की कि भाई हमें जो सरकारी, जैसे सरकारी राजकाज होते हैं, सरकारी कोई लेटर मिल रहा है या जितने भी कामकाज हो रहे हैं, वो हिंदी के साथ साथ क्या होनी चाहिए? उर्दू भी होनी चाहिए। तो यदि किसी राज्य का पर्याप्त भाग, और पर्याप्त भाग से मतलब है लगभग 33%, कितनी जनसंख्या बात करें? लगभग 33% आबादी यदि डिमांड करती है, या हम कह सकते हैं 30%, 30 से लेकर के 33% के बीच में, यदि किसी राज्य की जनसंख्या यह मांग कर ले राष्ट्रपति से कि उसके राज्य की एक राजभाषा तो पहले से ही है और दूसरी राजभाषा के रूप में या दूसरी सरकारी कामकाज के रूप में हमारी भाषा को चुन लिया जाए, जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? लगभग 30 से 33% उस राज्य की आबादी जनसंख्या के अनुसार। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कहेगा? ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति राज्य को, भाई राज्य में चुनी जानी है तो राज्य को निर्देश दे देगा कि भाई एक भाषा तो आपकी हिंदी है ही है, यानी एक भाषा पहले से, आप दूसरी भाषा के रूप में भी दूसरी भाषा को स्वीकृत कर सकते हैं। अर्थात आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किसी भी राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में लगभग कितने प्रतिशत आबादी मांग करे तब स्वीकृति की जाए, तो कितने प्रतिशत करे? 30 से 33%, यानी 30% भी हो सकता है, 33% भी हो सकता है। इतनी सी बात समझ में आ रही है? या वो ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी भी राज्य में दूसरी राजभाषा चुनने के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 347 में। इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन? तो लिख लें, लिखो। अनुच्छेद 347 के अनुसार, अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य का पर्याप्त भाग, पर्याप्त भाग से मतलब भौगोलिक भाग नहीं, पर्याप्त लोग, या ऐसे लिख सकते हैं पर्याप्त जनसंख्या, और कोष्टक में आप लिख लीजिए 30 से 33% पर्याप्त जनसंख्या राज्य के, राज्य के कार्यों के लिए, राज्य के कार्यों के लिए दूसरी भाषा की मांग करता है, दूसरी भाषा की मांग करता है, तो तो
राष्ट्रपति राज्य को ऐसा करने के, तो राष्ट्रपति राज्य को ऐसा करने के निर्देश दे सकेगा, निर्देश दे सकेगा। बात समझ में आ गई? यानी अगर आपसे एग्जामिनर पूछे दूसरी राजभाषा चुनने का अधिकार किसमें है, 347 में। दूसरी भाषा चुनने के निर्देश राज्य को कौन देगा, राष्ट्रपति। लगभग कितनी जनसंख्या डिमांड करे तब हम चुनेंगे, 30 से 33% आबादी। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब अनुच्छेद 347 में कोई डाउट? चलिए अब अगला अनुच्छेद कौन सा होगा, अनुच्छेद 348। डालो अनुच्छेद 348, 348। अब एक बात समझ लें कि संविधान ने क्या लिखा है। तो संविधान में 348 में लिखा गया, ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला अनुच्छेद है। 348 में कहा है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी में होंगी। इसके अतिरिक्त मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के काम तो होंगे होंगे, इसके अलावा और क्या क्या होंगे वो समझिए। सबसे पहले संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाने वाली सभी विधेयक या उनसे प्रस्तावित संशोधन किसमें होंगे, अंग्रेजी में होंगे। संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा दिए गए अध्यादेश भी किसमें होंगे, अंग्रेजी में होंगे। संविधान के अधीन या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के अधीन जारी किए गए आदेश, नियम, विनिमय, उपविधियां अंग्रेजी में होंगी। नेक्स्ट कहा है कि इसी अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिंदी भाषा या उस राज्य की मान्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, पर यह बात उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री व आदेश पर लागू नहीं होगी। अब देखो क्या लिखा है। सबसे पहली बात, हमारे पास क्या होगा, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय को हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट तो कई हैं, बात समझ में आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही किसमें होगी, अंग्रेजी में। और कब तक होगी, जब तक राज्य को सरकार कोई उपबंध यानी कोई प्रावधान नहीं कर रही तब तक काम किसमें होगा, अंग्रेजी में। यानी कि आपसे पूछेगा एग्जामिनर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्य और कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो किसमें है, 348 में। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब ये तो बात थी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, किसकी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कार्य की। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, तो भाई इसके अलावा सबसे पहले तो बात आती है कि जो संसद में कार्य हो रहे हैं वो भी किसमें होंगे, अंग्रेजी में। विधानमंडल से अगर कोई भी आदेश पारित हो रहा है तो वो भी किसमें होगा, अंग्रेजी में। देश का राष्ट्रपति या किसी भी राज्य का राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश आप लोग समझते हैं, अगर वो अध्यादेश जारी करता है तो वो भी किसमें करेगा, अंग्रेजी में। इसके अलावा इतनी बात तो कही दी, यानी कौन कौन से काम अंग्रेजी में होंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काम अंग्रेजी में होंगे। उसके आदेश, जितने भी आदेश वगैरह आएंगे वो सब, यानी टोटल कार्यवाही, चाहे सुनवाई हो, चाहे आदेश हो, चाहे आपके डिक्रीज हो, चाहे कोई भी निर्देश हो, वो सब किसमें आने हैं, अंग्रेजी में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा संसद के काम भी किसमें होंगे, अंग्रेजी में। राज्य विधानमंडल के कार्य किसमें होंगे, अंग्रेजी में। कार्य से मतलब अगर कोई विधेयक पास किया जाता है तो। और देश का राष्ट्रपति या किसी भी राज्य का राज्यपाल किस भाषा में अध्यादेश जारी करेगा, अंग्रेजी में। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, जैसे हम उत्तर प्रदेश से समझते हैं, जिससे क्या होगा, हम अपने आसपास के माहौल से समझेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ठीक से समझ में आएंगी। हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट है,
अनुच्छेद 348 क्या कह रहा है कि हाईकोर्ट का काम किस में होगा? भाई ये तो पहले ही कह चुका है, हाँ या ना, कि काम किस में हो रहा है? अंग्रेजी में। लेकिन हमारे राज्य का राज्यपाल, यानी अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, किससे समझ रहे हैं हम अपनी बात को? उत्तर प्रदेश से। यानी यदि यूपी का या किसी भी राज्य का राज्यपाल अगर वो चाहता है कि जो हाई कोर्ट की काम है वो अंग्रेजी में ना हो, किस में हो? हिंदी में। अब राज्यपाल भी क्यों चाहेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि राज्यपाल क्यों चाहेगा। तो मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, अब सारे काम किस में हो रहे हैं? अंग्रेजी में। लोगों को अंग्रेजी समझ, लोगों से मतलब जो वादी और प्रतिवादी हैं, उनको मान लीजिए अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, तो लॉयर्स लॉयर्स अपनी अपनी आपस में चर्चा कर रहे हैं, अपनी अपनी तारीख हो रही है, जैसे कहते हैं ना तारीख पर तारीख चल रही है, हियरिंग पर हियरिंग, जिसका सही शब्द क्या है? हियरिंग पर हियरिंग डल रही है। जो वादी और प्रतिवादी उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो फिर वो क्या करेंगे? वो राज्यपाल से कहेंगे कि भाई जो कम से कम जो सुनवाई हो रही है, वकील पक्ष का क्या कह रहा है, विपक्ष का क्या कह रहा है, ये हमारी भाषा में हो। अब यूपी वाला यानी हिंदी भाषी तो वो हिंदी में मान्य करेगा, अन्य किसी भाषा का है तो वो अन्य किसी भाषा की डिमांड कर सकता है। तो राज्यपाल फिर क्या करेगा? राष्ट्रपति से इस बात की अनुमति लेगा, उच्चतम न्यायालय से, सॉरी सुप्रीम कोर्ट से किस बात की अनुमति लेगा? कि भाई जो हमारे काम है, कौन से काम? जो कार्रवाई हो रही है, जो सुनवाई हो रही है, जैसे आप हियरिंग कह रहे हैं, वो हमारी भाषा में होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या कोई अन्य भाषा हो। लेकिन केवल सुनवाई ही हिंदी भाषा में होगी, जो आदेश आएंगे, जो निर्देश आएंगे, जो डिक्रीज आएंगी, वो किस में होंगी? अंग्रेजी में। तो मान लीजिए आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल यदि अपनी भाषा, अपने राज्य की मान्य भाषा या हिंदी में सुनवाई करवाने की अनुमति चाहता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत चाहता है? 348 के अंतर्गत। अगर उसने बोल दिया कि संसद के सारे कार्य या विधानमंडल के सारे कार्य अंग्रेजी में होंगे, ये किस में कहा गया है? 348 में। राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश अंग्रेजी में होंगे, ये इस बात का विधान किस में है? और वो ये भी नहीं कह सकता कि अंग्रेजी में, वो ऐसे भी कह सकता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा पारित किए जाने वाले अध्यादेश की भाषा का वर्णन हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? तो किस में मिलता है? 348 में। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की भाषा का वर्णन किस में मिलता है? 348 में। यानी आपको समझ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसमें कई सारी चीजों का वर्णन किया गया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, राज्यपाल और हाई कोर्ट्स की जो भाषा परिवर्तन की बात की जाए उसकी भी बात की गई है। इतनी सी बात समझ में आ गई? तो चलो लिखो, अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों, ठीक है, उच्च न्यायालय तो एक नहीं है, उच्चतम तो एक ही है ना? कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की, उच्च न्यायालयों के सभी कार्य अंग्रेजी में के, सभी कार्य अंग्रेजी में होंगे। लिख लिया? अब चाहो तो आप पॉइंट्स डाल कर लिख लो, जैसे पॉइंट डालते हैं ना से, या फिर तारांकित चिन्ह भी बना सकते हो या टीका सूचक चिन्ह भी बना सकते हो, जो भी आपको सुविधा हो। तो लिखो, आगे कहा गया है, या पॉइंट डाल के लिखना है तो आगे कहा गया लिखो मत, सीधे पॉइंट डाल के लिखो। संसद और विधानमंडल के, संसद और विधानमंडल के, संसद और विधानमंडल के कार्य, अब कार्य से क्या मतलब है, चाहो तो क्वेश्चन में लिख लीजिए, जो विधेयक पास होते हैं, कार्य अंग्रेजी में होंगे। संसद और विधानमंडल के कार्य अंग्रेजी में होंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किस भाषा में होंगे? अंग्रेजी में होंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश अंग्रेजी में होंगे।
इसके अतिरिक्त, ये अगला पॉइंट डालकर लिखिए, यदि किसी राज्य का राज्यपाल, यदि किसी राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए, उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए, राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिंदी अथवा उस राज्य की मान्य भाषा, यानी जिस राज्य का राज्यपाल अनुमति चाह रहा है, हिंदी अथवा उस राज्य की मान्य भाषा में करवाने की अनुमति ले सकता है, करवाने की अनुमति ले सकता है। परंतु, परंतु आदेश, निर्देश, डिक्रीज, परंतु आदेश, निर्देश, डिक्रीज सभी अंग्रेजी में होंगे। सभी किस में होंगे? अंग्रेजी में होंगे। अब एक नोट पॉइंट लिखो इसी अनुच्छेद में, और इस अनुच्छेद में इसलिए लिखा रही हूं क्योंकि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। तो हमारे राष्ट्रपति अभी कौन है, और इनसे पहले वाले राजनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। ठीक है मामला। चलो अब देखो, इनकी बात तो हम बाद में करेंगे। जो इससे पहले के हमारे राष्ट्रपति थे, यानी वर्तमान राष्ट्रपति से पहले के राष्ट्रपति, यानी रामनाथ कोविंद जी। तो रामनाथ कोविंद जी ने एक बात, मतलब उच्च न्यायालय के निर्णयों को लेकर, क्योंकि वो राष्ट्रपति थे, अंतिम निर्देश तो वही दे रहे थे, तो उनके समय पर एक काम ऐसा हुआ जिसको हम हमेशा याद रखेंगे, बाकी तो ईश्वर ही जाने। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश किसमें आ रहे थे, तो रामनाथ कोविंद जी ने इस अंग्रेजी के अलावा 7 अन्य भाषाओं में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आएंगे ऐसा निर्देश दिया, यानी ऐसा आदेशित किया। तो लिखो, मामला समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश किस में आ रहे थे? अंग्रेजी में आ रहे थे। रामनाथ कोविंद जी ने क्या कर दिया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं अब वो अंग्रेजी के साथ साथ 7 अन्य भाषाओं में भी और आएंगे। तो एग्जामिनर, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है, मतलब अभी हाल ही का अपडेट है, तो कई बार वो क्या करेगा, एग्जामिनर हो सकता है उन 7 भाषाओं में से 3 दे दे और एक कोई दूसरी दे दे, या 3 अलग दे दे, एक उसी में से दे दे, और पूछ रहे कि अब सुप्रीम, यानी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश किन भाषाओं में अनुवादित होकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो नोट पॉइंट में लिखिए, माननीय रामनाथ कोविंद जी द्वारा, माननीय रामनाथ कोविंद जी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि, यह निर्णय लिया गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश, लेकिन सिर्फ आदेश आएंगे, कार्यवाही नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? कार्यवाही यानी जो हियरिंग्स वगैरह हो रही है वो तो अंग्रेजी में ही होगी। उच्चतम न्यायालय के आदेश अंग्रेजी के अतिरिक्त, अंग्रेजी के अतिरिक्त निर्णय लिया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश, उच्चतम न्यायालय के आदेश अंग्रेजी के अतिरिक्त 7 अन्य भाषाओं में, 7 अन्य भाषाओं में अनुवादित होकर, अनुवादित होकर आएंगे। आएंगे से मतलब आम जनता के सामने प्रस्तुत होंगे। अब जो 7 भाषाएं हैं उनको नोट कर लीजिए। 7 भाषाएं कौन कौन सी हैं मैं लिख दूं। तो सबसे पहले तो है हिंदी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, क्या हुआ, हिंदी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, इसके अलावा लिखिए मराठी,
तेलुगु, एक और रहेगी कौन सी, तमिल। हिंदी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, मराठी, तेलुगु और तमिल। यानी पहले किस में आ रहा था, अंग्रेजी में। अब किस में आएंगे इसके अलावा, और किन किन में आएंगे, हिंदी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, मराठी, तेलुगु और तमिल। तो अब अगर मान देखो, दो तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कि निम्न में से किस भाषा में उच्चतम न्यायालय के आदेश मिलते हैं। हो सकता है तीन अलग और भाषाएं दे दे और इनमें से कोई एक दे दे। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। और हो सकता है वो ऐसे भी प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से किस भाषा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मिलते हैं। अब मान लीजिए उसने ऑप्शन में दे दिया अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और उसने दे दिया कोंकणी, तो किसमें नहीं मिलता, कोंकणी में नहीं मिलता, इनमें तो मिलता है। या वो ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्तमान में या नवीन संशोधनों के अनुसार कितनी भाषाओं में और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आएंगे। उसने शब्द क्या प्रयोग किया, और। यानी अंग्रेजी में तो पहले से आ रहे थे, अब और कितनी भाषाओं में आएंगे, 7 भाषाओं में। इतनी सी बात समझ में आ रही है। या वो ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश कुल कितनी भाषाओं में आते हैं, तो कुल कितनी भाषाओं में आते हैं, 8 भाषाओं में। इतनी सी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। चलिए अब बात अगले अनुच्छेद की बात कर लें। अगला अनुच्छेद कौन सा होगा, 349 अनुच्छेद या आर्टिकल 349, अनुच्छेद 349। चलिए 349 क्या कहता है एक बार सुन लेते हैं। 349 के अनुसार संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर, उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही मंजूरी देगा। यानी कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सरल सा अनुच्छेद है। अगर कोई भी से मतलब अगर कोई संसद या अगर संघ क्या करना चाह रहा है, राजभाषा में, संसद क्या करना चाह रहा है, राजभाषा में परिवर्तन करना चाह रहा है। परिवर्तन से मतलब हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं संविधान के परिप्रेक्ष्य में, संशोधन। तो यदि संसद क्या करना चाह रही है, राजभाषा में कोई संशोधन करना चाह रही है, तो आम विधेयक की तरह नहीं होगा। जैसे आम विधेयक क्या होता है, या तो लोकसभा में आता है या राज्यसभा में आता है, हाँ या ना। लेकिन जो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है वो डायरेक्ट लोकसभा या राज्यसभा में नहीं आएगा, बल्कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ेगी। किससे मंजूरी लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से। यानी राष्ट्रपति पहले अनुमति देगा, और राष्ट्रपति भी अनुमति अपनी मर्जी से नहीं देगा, राष्ट्रपति भी अनुमति किसके आधार पर देगा। हमने एक आयोग का गठन किया था कि नहीं किया था, कल आयोग का गठन पड़ा था, और उसके बाद एक समिति का भी गठन हुआ था। हाँ वेरी गुड, 344 में। यानी संसद अगर राजभाषा से संबंधित कोई भी संशोधन करना चाहता है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसे राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी। और राष्ट्रपति भी निर्देश कब करेगा, जब वो आयोग या समिति से सुझाव ले लेगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, मामला क्लियर है। तो चलिए लिखिए, यदि संसद, यानी अनुच्छेद 349 में लिखिए, यदि संसद राजभाषा से संबंधित कोई संशोधन करना चाहता है या कोई संशोधन करना चाहती है, तो संशोधन करना चाहती है तो पूर्व में उसे राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी, राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी। और राष्ट्रपति आयोग व समिति के
आयोग व समिति के सुझावों पर आधारित रिपोर्ट, सुझावों पर आधारित रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब सुझाव जो दिए गए हैं वो रिटन फॉर्मेट में दिए गए होंगे। समिति के सुझावों पर आधारित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही मंजूरी देगा। लिख लिया? यानी राजभाषा में संशोधन डायरेक्ट नहीं होगा। कैसे होगा? पहले संसद को क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी। और राष्ट्रपति भी मंजूरी कब देगा? जो आयोग या समिति गठित होगी उस समिति की जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट पर विचार करेगा पहले, उसके बाद उसका मंजूरी देगा। अगला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 350 या आर्टिकल 350। इंपोर्टेंट अनुच्छेद है 350 भी और 351 भी। तो पहले समझते हैं अनुच्छेद 350 क्या कहता है। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत उन वर्गों के विशेष ध्यान दिया गया है जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। समझ में तो नहीं आया है ना? देखो इसमें जो बात करी गई है वो भाषाई आधार पर, भाषाई अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक से मतलब समझते हो क्या होता है? अल्प मीन्स कम, संख्यक में जिसकी संख्या कम हो, ऐसे ही मामला है ना। लेकिन यहां जो अल्पसंख्यक की बात हो रही है वो किस आधार पर हो रही है? जनसंख्या के आधार पर नहीं कर रहे, भाषा के आधार पर कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 350 ये कहता है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएंगे उनके लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी नियुक्त करेगा। और वो अधिकारी क्या करेगा? वो अधिकारी जो व्यक्ति भाषाई अल्पसंख्यक है, उसकी कैटेगरी में आता है, उसकी परिधि में आता है, उसके लिए ऐसी व्यवस्था करेगा उसके बच्चों के लिए कि उनकी प्राथमिक शिक्षा यानी उनके बच्चों की प्राथमिक शिक्षा किस में हो सके? उनकी मातृभाषा में हो सके। अच्छा, इसको समझने से पहले मुझे एक बात बताइए, बच्चे की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही क्यों होनी चाहिए? बच्चा जो होता है ना, छोटा सा बच्चा, वो भाषा को अनुकरण से सीखता है। बात समझ में आ रही है? कैसे सीखता है? अनुकरण से। जैसे आपने घरों में देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ध्यान से सारी चीजों को, यानी आप इतने 7-8 महीने का भी बच्चा होगा ना, अगर आपने उसको भी फोन, उसके पास भी फोन रख दिया तो वो भी इसमें उंगली चलाने लगता है, फोन को सीधे कान के पास ले जाएगा क्योंकि वो देख रहा होता है। और बच्चा अगर 1-1.5 साल का हो जाए, वो बोलने लगे तो सबसे पहले तो वो ये देखेगा घर में प्रभाव किसका ज्यादा है। जैसे अगर लड़का है, छोटा बच्चा बेटा है, तो वो देखेगा दादाजी का, पापा का, या जिस बड़े का, ताऊ का, चाचा का, इसका प्रभाव ज्यादा होगा पूरे परिवार पे, वो उसकी नकल सबसे पहले करेगा। होता है छोटा बच्चा है, मान लीजिए दादाजी हैं, दादाजी ने दादी को नाम से बुलाया, भाई वो तो उनकी पत्नी थी इसलिए नाम से बुलाया, तो वो भी अपनी दादी को नाम से बुलाने लगता है। होता है कि नहीं होता? और अगर बेटी है तो वो दादी की नकल करेगी, दादी अपनी बहू को नाम से बुला रही थी, वो अपनी माँ को नाम से बुलाने लगती है। यानी बच्चा क्या करता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है। और भाषा का जो व्याकरण होता है ना, बच्चा अपनी मातृभाषा के व्याकरण को कैसे सीख लेता है? अनुकरण से ही सीख लेता है। जैसे हिंदी परिवारों की अगर बात की जाए तो हिंदी परिवार के बच्चों को नहीं बताना पड़ेगा कि दीदी आती है कि भैया आता है, तो अनुकरण के माध्यम से सीख गया। उसको नहीं समझाना पड़ेगा कि दीदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, दीदी ही है या सी है, लेकिन दूसरी भाषा का व्याकरण उसे समझाना पड़ेगा। और जब बच्चा छोटा होता है तो चीजों को वो रटता ज्यादा है, ध्यान से रटता है, समझता कम है। जैसे आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बच्चा है छोटा सा, और हमने आधुनिकता की दौड़ में क्या किया? बच्चे का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया। मैं ये नहीं कह रही कॉन्वेंट स्कूल बुरे होते हैं, लेकिन दादी हैं,
हमारे क्षेत्र का बच्चा है तो दादी के लिए वो छोटा सा बच्चा क्या हो गया, हमारा लल्ला। भाई ब्रज क्षेत्र है तो वो कैसे कहेंगे, लल्ला हमारा पप्पा पिएगो। भाई पानी से दादी तो प्रेम से ऐसे ही कहती हैं। मम्मी क्या कहेंगी, बेटा पानी पिएगा, वो खड़ी बोली में बात करेंगी। बेचारा कॉन्वेंट में गया, कॉन्वेंट में स्कूल टीचर क्या कह रही है, बेबी डू यू वांट टू हैव वाटर। छोटा सा बच्चा, उसे यही समझ में नहीं आ रहा कि ये पानी है, ये पप्पा है या ये वाटर। सोचो कितना कंफ्यूज है वो छोटा सा बच्चा। तो इसीलिए बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा 1 to 5 की एजुकेशन है वो किस में होनी चाहिए, मातृभाषा में। जिससे क्या होगा कि बच्चा चीजों को बहुत जल्दी रट लेता है, बाद में वो चीजों को समझना शुरू करेगा तो वो एक भाषा को अगर ठीक से समझ लेता है तो दूसरी भाषा में ट्रांसलेट सहजता से कर लेगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है। तो इसमें भी क्या कहा है अनुच्छेद में कि जो भाषाई अल्पसंख्यक होंगे उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी जो उनकी हितों को तो ध्यान में रखेगा। किसके हितों को, जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हैं। और इसके साथ ही क्या करेगा कि उसके बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था उनकी मातृभाषा में करवाएगा। बात समझ में आ रही है, एग्जाम्पल से और ठीक से समझ में आएगी। देखो जैसे मान लेते हैं नाम क्या है भैया का, राहुल। जैसे मान लेते हैं भाई राहुल की जो पोस्टिंग हमने करवा दी वो करवा, कहाँ करवा दें भाई राहुल आपकी पोस्टिंग बताओ। नहीं नहीं, दिल्ली में तो आप समझ लेंगे, ऐसी जगह पर जहाँ की भाषा अपना, मुझे ये अनुच्छेद समझाना है। अच्छा नागालैंड में करवा देते हैं, चलो भाई तुम्हारी हमने करवा दी पोस्टिंग नागालैंड में। और नागालैंड में तो नागा बोली जाएगी जो कि हमने उसमें पढ़ी थी, हाँ या ना। वहां तो हिंदी का कोई काम ही नहीं है। अब राहुल हमारे कहाँ से गए, यूपी से, और इनकी मातृभाषा क्या थी, हिंदी। अब नागालैंड में तो हिंदी बोलने वाले कम हैं, तो राहुल नागालैंड में कौन हो गए, भाषाई अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आ गए। बात समझ में आ गई। अब समझ में आ गया भाषाई अल्पसंख्यक कौन है। क्षेत्र के आधार पर राहुल की जो मदर टंग थी वो क्या है, हिंदी, और इनने भैया पोस्टिंग कहां पर ले ली, नागालैंड में। अब वहां जाकर तो भाषाई अल्पसंख्यक के आधार पर पहुंच गए। अब ये तो पहुंच गए, अब शादी हो गई है तो भैया की, सॉरी जॉब लग गई तो भैया की शादी भी होगी। और शादी तो ये नागालैंड से नहीं करेंगे, है ना, वो तो यहीं से करेंगे। अच्छी खासी मम्मी पापा की लिस्ट भी होगी, वो भी पूरी करनी है। अब शादी भी किससे हुई, हिंदी भाषी व्यक्ति से, यानी जिससे विवाह हुआ वो भी कैसी है, हिंदी भाषी। अब जो अगली जनरेशन आएगी तो माताजी क्या बोल रही हैं, हिंदी, पिताजी क्या बोल रहे हैं, हिंदी। तो जो अगली जनरेशन होगी वो भी क्या बोलेगी, ये बच्चा सबसे पहले घर से ही सीखता है। नागालैंड में मान लीजिए हिंदी विद्यालय नहीं है आसपास, या दूर है, जहां आपकी पोस्टिंग है वहां नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में ये अपनी बात किससे कहेंगे, ये अपनी बात राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। ये क्या कहेंगे कि भाई जहां पर मेरी पोस्टिंग है, यानी जहां पर मैं सेवाएं दे रहा हूं, वहां पर मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को असुविधा हो रही है, किस आधार पर, भाषाई आधार पर। तो सरकार क्या करेगी, अब राष्ट्रपति क्या करेगा, एक अधिकारी, स्पेशल अधिकारी अपॉइंट करेगा इनके लिए। वो अधिकारी क्या करेगा कि इनके रहने की, किसके रहने की, राहुल भैया के रहने की व्यवस्था ऐसी जगह करवाएंगे जहां पर इनका क्या हो, हिंदी भाषी लोग हों, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है। या ऐसी जगह करवाएंगे कि भाई मान लीजिए इस जगह पर तो हमने राहुल भैया का निवास बना दिया उस अधिकारी ने, तो यहाँ से लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर क्या हो, इनका ऑफिस हो, और लगभग 10 से 15 किलोमीटर क्या हो, बच्चों का विद्यालय हो। ऐसी जगह पर फिर इनके रहने की और इनकी बाकी हितों की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। अब समझ में आ गया कि तीन, हाँ अब ठीक है मामला। हाँ तो अब अगर आप किसी अन्य राज्य में चले जाएं पोस्टिंग लेकर के तो बिल्कुल मत घबराना। जैसे कई बार लोग घबराते हैं ना कि हम वहां जाएंगे तो कैसे एडजस्ट होंगे। आप आराम से राष्ट्रपति से अनुरोध कीजिए, आपको क्या समझ, आपको ये अधिकार किसमें मिल रहा है, अब पता चल गया। यानी अब सिर्फ यूपी की जॉब के लिए तो तैयारी नहीं करनी ना, कहीं की भी जॉब के लिए तैयारी करो, और जब सेलेक्ट हो जाओ और वहां रहने की समस्या आए, जनजीवन में घुलने मिलने की समस्या आए, तो अनुच्छेद 350 का क्या करना, प्रयोग करना, और राष्ट्रपति से किसकी मांग करना, एक भाषाई अधिकारी की मांग करना। वो भाषाई अधिकारी क्या करेगा, आपके हितों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कार्य करेगा। बात समझ में आ गई, तो चलो अब लिख भी लो। अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 350 में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के
अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखा गया है। लोगों के हितों को, कैसे लोगों के हितों को? जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हितों में ध्यान रखा गया है। इसके अंतर्गत, इसके अर्थात अनुच्छेद 350 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति एक भाषाई अधिकारी की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी भी आप कह सकते हो, और विशेष अधिकारी कैसा होगा? भाषा के आधार पर एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में करने की व्यवस्था करेगा, करने की व्यवस्था करेगा। लिख लिया? अब कितने अनुच्छेद बचे हैं भाषाई आधार पर? एक। निपटा लें आज भी इसी को। तो कौन सा अनुच्छेद रह गया? 351। और एग्जाम में ठीक से पूछा जाता है, और बहुत सरल अनुच्छेद है, कोई समस्या नहीं है इस अनुच्छेद में, सरल भी है और एग्जाम में भी आता है। देखो इस अनुच्छेद में पढ़ के बताना है क्या है, या ऐसे ही डायरेक्ट समझा दूं? डायरेक्ट ही समझा दूं? देखो इसमें संघ ने ये कहा है, क्या कहा है कि आपको क्या करना है? हिंदी का प्रचार करना है और प्रसार भी करना है, और कैसे करना है उसका और निर्देश दिया गया। उन्होंने ये कहा कि आप हिंदी के प्रचार के साथ साथ एक काम और करेंगे, जो भिन्न भाषाएं हैं, अलग अलग जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में से कुछ शब्द लेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे कन्नड़ प्रयुक्त होती है, हमारे यहाँ तमिल भी है, तो हिंदी का प्रचार प्रसार जो आप सरकारी राजकाज के लिए बढ़ाएंगे वो कैसे बनाएंगे? तमिल, कन्नड़, उड़िया, कोंकणी, जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में से हम कुछ शब्द लेंगे और उसको किस में ऐड करेंगे? हिंदी में। आया ना? जैसे हिंदी में विदेशी शब्दों के नाम से हम पढ़ते हैं, देशी शब्दों के नाम से, तो हम अन्य भाषाओं के शब्दों को भी लेंगे, जिससे कि बाकी भाषी लोगों को ये ना लगे कि हिंदी के प्रचार प्रसार के जरिए हम उन पर अपनी भाषा के अधिकार में हावी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति ना है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के प्रचार प्रसार की बात की गई है? तो किस में बात की गई है? अनुच्छेद 351 में। इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो लिखो फटाफट से। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत, अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य होगा, अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य है, यानी 351 में क्या कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य करे या प्रचार प्रसार की व्यवस्था करे, ताकि देश में सांस्कृतिक समरसता का भाव बढ़ सके, ताकि देश में सांस्कृतिक समरसता का भाव बढ़ सके। सांस्कृतिक समरसता से मतलब क्या है? हम सब एक, जैसे ये बात कही ना कि हम दूसरी भाषाओं से भी शब्द लेंगे, कुछ अपनी भाषाओं के भी ऐड करेंगे, यानी आपस में एक दूसरे को बांध सके, ताकि देश में सांस्कृतिक समरसता का भाव बढ़ सके। देख लिया? अनुच्छेद कंप्लीट हो गए, आया ना? एक बार रिवीजन कर लें। 120 में क्या था? हाँ, कार्य हिंदी और अंग्रेजी में होंगे और 15 साल बाद यह अंग्रेजी वाला भाग हट जाएगा। इसके अलावा और क्या विधान था कि जो संसद के कार्य हैं
वहां पर यदि कोई भी सांसद अपनी बात को हिंदी या अंग्रेजी में नहीं रख पा रहा है तो वो अपनी मातृभाषा में रख सकता है। 210 में क्या था, राज्य विधानमंडल में क्या होगा, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बात अपनी हिंदी अंग्रेजी में या उस राज्य की राजभाषा में नहीं रख पा रहा है तो किस में रख सकता है, अपनी मातृभाषा में। इसके बाद 343 क्या कहता है, 343 कहता है कि देश की राजभाषा क्या है, हिंदी, लिपि क्या है, देवनागरी, और अंक प्रणाली कैसी है, अंतरराष्ट्रीय, यानी जो हम लिखते हैं ना अभी 1 2 3 4। और 344 क्या कहता है, हाँ, कि जो 15 वर्ष बाद हम एकदम से परिवर्तन करेंगे वो ऐसे ही नहीं होगा। कैसे होगा कि 5 साल बाद पहले एक आयोग बनाएंगे, फिर 10 साल बाद एक आयोग बनाएंगे, फिर 15 साल बाद एक समिति होगी, समिति जो सुझाव देगी उन पर विचार किया जाएगा और उन विचारों के बाद हम परिवर्तन कर लेंगे। यानी आपसे पूछ ले कि राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में होता है तो किसमें होता है, 44 में। 345 क्या कहता है, हाँ, एक राज्य अपने राज्य के लिए एक राजभाषा चुन सकता है। अगर राजभाषा चुन ले तो ठीक है, और अगर नहीं चुने तो काम हिंदी या अंग्रेजी में यथावत होते रहेंगे, या तो वो चुन ले या फिर जैसे केंद्र में हो रहे हैं अंग्रेजी में वैसे ही कार्य उसको भी उस राज्य में भी होंगे। और 346 क्या कहता है, संघ और राज्यों के मध्य में जो वार्तालाप होगा या राज्य और राज्य के मध्य में जो पत्राधिक से वार्तालाप हो रहा है उसकी भाषा का उल्लेख किसमें किया गया है, उसकी भाषा का उल्लेख किसमें है, 346 में। और आगे 47 कहाँ गया भाई फिर, हाँ, 346 ये कहता है कि जो देश की जनसंख्या है, अगर वो देश की नहीं सॉरी किसी भी राज्य की जनसंख्या अगर पर्याप्त भाग लगभग 30 से 33% भाग अगर ये डिमांड करता है कि उसके राज्य की दूसरी राजभाषा भी चुन ली जाए तो ऐसा करने का सुझाव या ऐसे करने के निर्देश राष्ट्रपति दे देगा। और 348 क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति के अध्यादेश, राज्यपाल के अध्यादेश, इन सबकी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। और अगर किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो अपने उच्च न्यायालय की यानी अपने राज्य के हाई कोर्ट की जो कार्यवाही है वो हिंदी में या अपने राज्य की मान्य भाषा में करवा सकता है, लेकिन आदेश जो होंगे वो किस में होंगे, अंग्रेजी में ही होंगे। और इसके अलावा हमने पढ़ा 347, तो 347 क्या कहता है, सॉरी 349 क्या कहता है, अगर संसद को कोई भी राजभाषा में संशोधन करना है तो वो डायरेक्ट ना करके पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, राष्ट्रपति समिति या आयोग से सुझाव लेगा, उन सुझावों पर विचार करेगा, तब जाकर मंजूरी देगा। और 350 ये कहता है क्या कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हितों में ध्यान रखा जाएगा। और 351 में संघ क्या करेगा, देश के मतलब देश में हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाएगा। बात समझ में आ गई, चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।